गुड आफ्टरनून। आज हम लोग समाज के प्रकारों की चर्चा करेंगे। समाज के कई प्रकार हैं जिनमें आज हम जनजातीय समाज के बारे में वृहद अध्ययन करेंगे। जनजातीय समाज जिसे आदिम समाज, आदिवासी समाज, गिरिधन, गिरिवासी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हिंदू और भी अन्य नामों से जाना जाता है। वेरियर एल्विन इसे आदिम जाति के रूप में, आदिम समाज के रूप में परिभाषित करते हैं। वहीं आदिम जाति के रूप में परिभाषित करते हैं। वहीं आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा और संविधान निर्माता सभा के सदस्य जयपाल सिंह इसे आदिवासी समाज के रूप में इसकी संज्ञा देते हैं। वहीं संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अनुसूचित जनजाति शब्द स्वीकार किया गया है। वहीं घुरिये इन्हें पिछड़े हिंदू की संज्ञा देते हैं। आदिम समाज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदिम काल से ही इस धरा पर रहा है। वेरियर एल्विन कहते हैं कि आदिम समाज की उपस्थिति में सभ्य समाज सबसे नवीन है, यानी आदिम समाज सबसे पुराना समाज है। यह सदियों से पुराना समाज के रूप में यहाँ पर स्थापित रहा है। उसकी तुलना में हम बिल्कुल नए हैं, सभ्य समाज नया है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। जहाँ गिलिन एवं गिलिन इसे स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य संस्कृति रखता है, आदिम जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं डॉक्टर मजूमदार जनजाति को परिवार या परिवारों के समूह का संकलन मानते हैं, जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक निश्चित भूभाग में ये जनजातियां निवास करती हैं। साथ ही साथ ये एक समान भाषा का प्रयोग करते हैं। विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में एक निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं। वहीं डॉक्टर रिवर्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। वहीं इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम है, जो एक भाषा, जो एक बोली बोलती है, जो एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है और जो प्रायः अंतर विवाह नहीं करती है। चार्ल्स फिनिक ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाले सामाजिक संगठन आते हैं। यह सामाजिक समूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। जनजाति की जो विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, वो कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला कि जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। लेकिन डॉक्टर रिवर्स ने इस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जनजाति की एक सामान्य भाषा है, यानी जनजातियां एक विशेष भाषा और एक विशेष बोली का ही प्रयोग करती हैं। लेकिन कई सारी जनजातियां हैं जो द्विभाषी भी हो गई हैं। जनजातियों की जो तीसरी विशेषता है, जो इनका आकार है वो बड़ा होता है और ऐसे में ये कई परिवारों का चूंकि संकलन होती हैं, इसलिए इसमें कई वंश, कई समूह, गोत्र एवं भातृदल एक जनजाति में पाए जाते हैं, जिससे इनका आकार काफी बृहद हो जाता है। एक जनजाति अंतर्विवाही होती है, यानी ये अपने ही जनजाति में विवाह करती है, अपने ही सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। इसी तरह से एक विशेषता और है कि एक जनजाति का एक विशेष नाम से जानी जाती है, इसका एक विशेष नाम होता है। एक जनजाति की एक विशेष संस्कृति होती है। साथ ही साथ ये यानी जनजाति आर्थिक निर्भरता इनमें पाई जाती है, ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही साथ इनमें राजनीतिक संगठन की विशेषता पाई जाती है और एक सामान्य निषेध यानी टैबूज का ये पालन करते हैं, जो अलग अलग जनजातियों के संदर्भ में अलग अलग टैबूज हो सकते हैं। इसी क्रम में भारत में अगर देखें तो
भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के रूप में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में क्रमानुसार पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति के रूप में गोंड जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में है। वहीं पर सबसे छोटी जनजाति के रूप में ओंग जनजाति के रूप में जो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगली कक्षा में हम कृषक समाज के रूप में पढ़ते हैं। तब तक धन्यवाद। सब यहीं पे देखिए अगर आप